तो अपने पास क्वेश्चन नंबर 4 है और क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है हमारा, यहाँ पर आओ देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है एक संख्या है 306 है और 657 है, इसका महत्तम समापवर्तक 9 दे रखा है। क्या दे रखा है, देखो यहाँ से, यहाँ पर दे रखा है 306 और 657 का महत्तम समापवर्तक दे रखा है 9। ठीक है, और दोनों संख्या पता है हमको, 306 और 657, ये दोनों संख्या तो पता ही है। अब हमको करना क्या है, लघुत्तम समापवर्तक चाहिए हमको 306 और 657 का। कैसे ज्ञात कर सकते हैं, एक तो लघुत्तम, चूंकि दोनों संख्या हमको यहाँ से ज्ञात है, तो एक तरीका तो है हम यहाँ से ज्ञात कर सकते हैं इसका लघुत्तम समापवर्तक, दोनों का फैक्टर करेंगे, वहां से एलसीएम निकाल देंगे। दूसरा तरीका क्या है, हमने क्या पढ़ा है, हम जानते हैं कि पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर होता है लघुत्तम समापवर्तक गुने महत्तम समापवर्तक। ये रिलेशन हमको पता है, हमने पीछे इंट्रोडक्शन वाले वीडियो में इसको पढ़ा है। ठीक है, तो यहां से अगर हम लघुत्तम समापवर्तक लिखेंगे, लघुत्तम समापवर्तक बराबर क्या लिख सकते हैं, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या, और बट्टे में लिख सकते हैं हम क्या, बट्टे में लिख सकते हैं महत्तम समापवर्तक। ये हो गया। तो पहली संख्या हमारे पास कितना है, पहली संख्या 306 है और दूसरी संख्या यहाँ पर है हमारे पास 657, और महत्तम समापवर्तक कितना दिया है, 9 दिया है। तो 9 नीचे रख लेंगे, काटेंगे, 9 तिया 27 और 9 चौके 36, 34 बार में कट गया। कहने का मतलब अब अगर 34 और 657 को मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा आंसर यहाँ से आ जाएगा। तो 34 और 657 को यदि हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा आंसर कुछ इस तरह से आएगा 22,338। ये आंसर हमारा निकल के यहाँ से आ जाने वाला है। ये 4 नंबर का क्वेश्चन था। अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कि जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए किसी संख्या 6n 0 पर समाप्त हो सकती है। अब हमको यहाँ से मेनली पता क्या करना है कि n यदि कोई प्राकृतिक संख्या है, ठीक है, n यदि हल ही देख लेते हैं, n यदि कोई प्राकृतिक संख्या है तो 6 टू दी पावर n होगा, ये 6 टू दी पावर n जो है 0 पर समाप्त होगा या नहीं होगा। ठीक है, क्या जांच करना है हमको, यदि n कोई प्राकृतिक संख्या है, n कोई प्राकृतिक संख्या है, ठीक है, प्राकृतिक संख्या है, तो यहां से देखो 6 पर पावर n 0 पर समाप्त होगा या नहीं, समाप्त होगा या नहीं ये पता करना है। ठीक है, ये हमको ज्ञात करना है। ये बात समझो कैसे कर सकते हैं। यहां से एक बात समझ लो, यदि कोई संख्या, यदि 6 टू दी पावर n, इसी का उदाहरण ले लो, 6 टू दी पावर n 0 पर समाप्त हो, 0 पर समाप्त हो, ठीक है, 0 पर समाप्त हो, तो 6 टू दी पावर n के गुणनखंड में हमको होना चाहिए में 5 होगा। कितना होगा, 5 होगा। अब ये बात समझो, क्योंकि जो भी संख्या है और मान लो अगर 0 लास्ट में आ रहा है उसके गुणनखंड में 5 होता है। जैसे 10 लास्ट में 0 से समाप्त हो रहा है, मतलब 2 गुने 5। ये देखो 15 0 ले लेना अपन, तो 30 ले लेते हैं, 30। यहाँ देखेंगे 6 गुने 5, गुणनखंड में 5 आ रहा है, 45 ने 40 ले लेते हैं, 8 गुने 5, यानी कि जो भी संख्या 0 पर समाप्त हो रहा है सब में 5 होगा। ये बात समझ लो। तो 6 टू दी पावर n के गुणनखंड में भी 5 होना चाहिए। आओ देख लेते हैं। अगर हम अब यहां से कर लेते हैं 6 टू दी पावर n, इसको क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 3 टू दी पावर n। अब यहां से पता क्या चल रहा है, अब यहां से पता ये चल रहा है कि 6 टू दी पावर n के गुणनखंड में 5 तो है ही नहीं। ठीक है, यहाँ स्पष्ट है 6 टू दी पावर n के गुणनखंड में 5 नहीं है। ठीक है, 5 है ही नहीं, इसलिए हम लिख सकते हैं 6 टू दी पावर n 0 पर नहीं समाप्त होगा।
होगा ही नहीं, क्योंकि गुणनखंड में 5 नहीं समाप्त होगा, क्योंकि गुणनखंड में 5 नहीं है, इसलिए ये नहीं हो सकता है समाप्त। ये हमने देख लिया, यहाँ से आसान सा क्वेश्चन था। क्वेश्चन है हमारा 6 नंबर का, देखो क्या कह रहा है। 6 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है ये हमको कुछ एक संख्या, अब देखो इसको यदि पूरा सॉल्व करेंगे ना तो ये कोई ना कोई संख्या निकल के आएगा। पहली बात ये समझ, साबित ये करना है कि ये जो है ना कौन सी संख्या है, भाज्य संख्याएं हैं। ये कौन सी संख्या, भाज्य संख्या। और इस पूरे को भी सॉल्व करेंगे, यदि इस पूरे को भी सॉल्व करेंगे यहाँ तक, तो ये भी कोई ना कोई एक संख्या ही बन जाएगा, मल्टीप्लाई और जोड़ करके। ठीक है, साबित करना है भाज्य संख्या। अच्छा, भाज्य संख्या होता क्या है पहले ये समझो। मान लेते हैं हम एक संख्या है 15, ये भाज्य है, दूसरा है 17, ये अभाज्य है। तो भाज्य संख्या कहने का मतलब है ये अपने 1 से भी डिवाइड हो जाए, 5 से भी इसमें पूरा पूरा भाग लग जाए, और 15 से भी इसमें पूरा पूरा भाग लग जाना चाहिए, तब ये भाज्य होगा। 1 और 5 से तो अभाज्य में 15 है, तो अभाज्य में भी लगता है, जैसे 1 से 17 में भी लग जाएगा और 17 से 17। यानी अभाज्य संख्या में भी 1 और अपने आप से विभाज्य होता है, लेकिन भाज्य में क्या होता है, एक एक्स्ट्रा संख्या होता है जिससे वो विभाज्य होना है। कहने का मतलब क्या है, 15 में यदि मान लो हम 3 से भाग देंगे तो भी कटेगा, 15 में यदि हम 5 से भाग दे रहे हैं तो भी कटेगा, 15 में यदि 1 से भाग देंगे तो भी कटेगा, और 15 में अगर 15 से भाग दे रहे तो भी कटेगा। लेकिन यहाँ पर 17 के बारे में बात करिए, 17 में 1 से भाग देंगे तो यहाँ से ये 17 बार में कट जाएगा, 17 में यदि हम 17 से भाग देंगे तो ये 1 बार में कट जाएगा। इसके अलावे कोई और संख्या इसको मतलब कोई और संख्या विभाजित नहीं कर रहा है, मतलब पूरा पूरा भाग नहीं लग रहा है। तो ये हो गया हमारा अभाज्य संख्या और ये हो गया हमारा भाज्य संख्या। हमको साबित क्या करना है, ये जो दिया गया संख्या है इसके अगर 2 गुणनखंड हम साबित कर पाए तो साबित हो जाएगा ये भाज्य संख्या है। यहाँ से देखो, मान लेते हैं, माना कि a बराबर मान लेते हैं 7 गुने 11 गुने 13 प्लस 13। ठीक है, तो a बराबर क्या लिख सकते हैं, यहाँ देखो 13 यहाँ भी है, 13 यहाँ भी है, तो 13 कॉमन आ जाएगा, ये हो जाएगा 7 गुने 11 प्लस 13। 13 गुने ये हो जाएगा 11 7 77 प्लस ये 13 तो कॉमन हो गया ना, 13 अगर कॉमन हो गया तो यहाँ पर कितना बच जाएगा, यहाँ पर बच जाएगा हमारे पास 1 ना। चलो ये हो जाएगा हमारे पास 1, ये प्लस में हो जाएगा हमारे पास 1, ये हो गया 13 गुने 78। अब यहाँ से समझ में क्या आ रहा है, ये जो हमारे पास ये पूरा दिया हुआ संख्या था इसके 2 गुणनखंड निकल के आ रहे 13 और 78। हालांकि 78 को भी और फैक्टर कर सकते हैं, लेकिन 2 गुणनखंड तो स्पष्ट नजर आ रहा है। यानी ए यदि कोई संख्या है तो एक 2 गुणनखंड है। हमने क्या कहा, यदि 2 गुणनखंड आ जाता है एक और खुद को छोड़ के, तो वो संख्या क्या होगा, भाज्य संख्या हो जाएगा। यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ ए के 2 गुणनखंड है, 2 गुणनखंड है, 13 और 78 है, ये भी लिखी दो क्या, 13 और 78 है। अतः संख्या भाज्य है, मतलब ये जो हमने माना था वो कौन सी संख्या हो गया, भाज्य हो गया। तो दूसरे पार्ट को यहाँ पर देख लेते हैं। दूसरा पार्ट क्या है हमारा, दूसरा पार्ट है, मान लेते हैं b बराबर हमारे पास है 7 गुने 6 गुने 5 गुने 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1 प्लस 5। ये हमारे पास दूसरा पार्ट है। अब यहाँ भी क्या कर सकते हैं, देखो यहाँ पर 5 यहाँ भी है, 5 यहाँ भी है, और बीच में प्लस का चिन्ह है। इसका मतलब यहाँ से हम 5 कॉमन ले सकते हैं। जब 5 कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, 7 गुने 6 गुने 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1 और प्लस में 1 हो जाएगा। अब अगर इसको हम मल्टीप्लाई कर ले तो कितना हो जाएगा, गुना करेंगे, ये हो जाएगा 1008 और प्लस 1। अब यहाँ से देखने से क्या पता चल रहा है, ये 5 गुने 1009 ये आ रहा है। मतलब यहाँ स्पष्ट है कि b के 2 गुणनखंड है, b के कम से कम तो 2 गुणनखंड हमको यहाँ पर नजर आ रहा है। गुणनखंड है कौन कौन सा, 5 और 1009। अब क्या कर सकते हैं हम, अतः लिख सकते हैं, अतः b एक भाज्य संख्या है। b कौन सी संख्या है, b एक भाज्य संख्या है। ये हमारा दूसरा पार्ट भी समाप्त हो जाता है। अगले क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं, क्या है हमारा अगला क्वेश्चन। देखो अगला क्वेश्चन कह रहा है, किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है, मतलब
एक खेल का मैदान है इस तरह से चारों ओर और एक रास्ता बना हुआ है, ठीक है। इसके बाद कह रहा है इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगता है, ठीक है। तो हल देख लेते हैं। सोनिया को मैदान का एक चक्कर लगाने में 18 मिनट लगता है। कितना? 18 मिनट लगता है। दूसरा कौन है? इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगता है। तो रवि को एक चक्कर लगाने में कितना मिनट लगता है? 12 मिनट लगता है। चलो जी, मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान से एक ही समय पर चलना प्रारंभ करते हैं। अब यहाँ मान लो ये कोई पॉइंट है, यहीं से एक स्थान से चलना प्रारंभ करेगा, तो एक ही दिशा में चलते फिर कितने समय बाद मिलेंगे, ठीक है। दोनों x समय बाद मिलेंगे। कितना? x समय बाद मिलेंगे, ये मान लेते हैं हम, ठीक है। दोनों x समय बाद मिलेंगे, जहां x बराबर क्या हो जाएगा? x बराबर हो जाएगा एलसीएम ऑफ कितना? 18 और 12, यानी 18 और 12 का एलसीएम निकाल देंगे तो जो हमको निकल के आएगा उतना ही समय बाद मिलेगा। तो यहां से देख लेते हैं, निकाल लेते हैं एलसीएम। 18 का यदि फैक्टर करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारे पास? 2 नमा 18 और 3 तिहाई 9, मतलब ये हो जाता है 2 गुने 3 पर पावर 2। इसी तरह से अगर मान लो 12 का हम फैक्टर करते हैं तो क्या हो जाएगा? 2 छाके 12 फिर 2 तिहाई 6। इसका अगर फैक्टर लिखते हैं तो 2 पर पावर 2 गुने 3। अब एलसीएम का मतलब क्या होता है? एलसीएम का मतलब जो है वो होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो यहाँ पर देखो हाईएस्ट 2 का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है? दोनों में 2 है, 2 पर पावर 2 हो जाएगा। 3 का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है? दोनों में 3 पर पावर 2 है, तो ये हो जाएगा 4 गुने 9 बराबर 36। यानी कि 36 मिनट बाद जो है कौन है? रवि और सोनिया पुनः एक दूसरे से मिल जाएंगे। तो ये हमारे प्रश्न का उत्तर हो गया। मिलेंगे अगले एक्सरसाइज में।